नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवन शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 6 की इतिहास पुस्तक के चौथे अध्याय का अध्ययन किया था, उसका कुछ जो शेष रहा है आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, है ना। कोई स्थायी सेना शासक के पास नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, ठीक है, और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। यानी सरदार ऐसे व्यक्ति को चुना जाता था जो बहादुर भी हो और कुशल योद्धा हो, ठीक है। तो अगला बिंदु देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी ऐसे कुछ शब्दों का हमें यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो लोगों की विशेषताएं बताते थे। देखिए, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। यानी वर्गीकरण एक तरह से उनका बंटवारा किस आधार पर किया गया है? लोगों का काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर। ये आधार बनाए गए हैं, एक तरह से वर्गीकरण के स्तंभ बनाए गए हैं ना। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। यानी ऋग्वेद में कुछ शब्द हम देखेंगे, कौन कौन से शब्द हैं तो विशेषता बताई गई है, जिनके द्वारा ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। यानी उनका कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। एक तरह से पुरोहित, जिन्हें हम कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। एक वर्ग था पुरोहित वर्ग, है ना, जिसको क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। यानी दो वर्ग यहाँ पर बताए गए हैं, एक तरह से दो श्रेणियाँ बताई गई हैं। एक होता था पुरोहित वर्ग और दूसरा होता था शासक वर्ग या राजा, ठीक है। पुरोहित जो होते थे उनको कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, और ये क्या करते थे? यज्ञ और अनुष्ठान, हवन यज्ञ इनके द्वारा संपन्न किए जाते थे, ठीक है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। यानी बाद में जो राजा हुए, जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, वो राजा और जो ये ऋग्वेद में जो राजा शब्द आया है, इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, ठीक है। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, और न ही ये कर वसूलते थे। यानी जो एक तरह से मध्यकाल के जो शासक थे, है ना, मध्यकालीन भारत के, उन शासकों में या उन राजाओं में और इन राजाओं में फ़र्क होता था। और अंतर वो हमको कैसे दिखाई देता है? देखिए, ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे। जिस तरह वो राजा महलों में और उनकी राजधानियाँ होती थी, इनके पास ऐसी कोई राजधानी और महल नहीं होते थे, न इनके पास सेना होती थी, और न ही ये कर एक तरह से टैक्स चुंगी वसूलते थे, ठीक है। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था, ठीक है। कोई एक तरह से राज तिलक की आवश्यकता नहीं होती थी, अपने आप ही शासक बन जाता था, ठीक है। पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और ये पता लगाओ कि कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो अभी हमने पढ़ा है ना, राजा क्या करते, उसको अब पढ़ेंगे। और आगे जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, है ना। यानी जनता थी, जो ना आम जनता थी, उसके लिए या पूरे समुदाय समाज के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था, जिनमें एक था जन, जन यानी लोग, है ना, जन कहते हैं जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषा में आज भी होता है। दूसरा था विस, जिसे वैश्य शब्द निकला। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। यानी जो अगला जो हमारा अध्याय आएगा 5, उसमें हमें इन शब्दों के बारे में, इस विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुष जन या विश्व, भरत जन या विश्व,
यदुजन या विश्व जैसे उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, ये शब्द हमको ऋग्वेद में मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई जाना पहचाना लगता है, यानी ये जो भरत है ना, विश्व है, यदुवंशी है, ये शब्द कुछ को हम जाने पहचाने से लगते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी ऋग्वेद में जो सूक्त या प्रार्थनाएं जो दी गई हैं, लिखी गई हैं, उनकी जो रचनाएं करी थी जिन लोगों ने, वो कभी कभी खुद को क्या कहते थे? आर्य, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। यानी अपने आप को तो क्या कहते थे? आर्य, और जो उनके विरोधी थे या दूसरे समुदाय के थे, है ना, उनको दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, यानी ऐसा समुदाय जिसके द्वारा यज्ञ और हवनों का अनुष्ठान नहीं किया जाता था, उस समुदाय के लोगों को क्या कहा जाता था? दस्यु। ठीक है, और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। उनकी भाषाएं इन लोगों की भाषाओं से भी अलग थी। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। यहाँ पर जो दास दिया गया है, इसका बाद में क्या अर्थ हो गया? गुलाम। ठीक है, दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। जब किसी शासक के द्वारा दूसरे शासक पर विजय प्राप्त कर ली जाती थी, तो उसकी जनता में से कुछ लोगों को, है ना, या सैनिकों में से कुछ लोगों को बंदी बना लिया जाता था, जिनको क्या कहा जाता था? दास। ठीक है, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। यानी जो शासक उनको बंदी बनाता था वह उनसे मनमाना कार्य करवाता था और उन्हें अपनी जायदाद समझता था। ठीक है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जिस समय या जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, यानी ये ऋग्वेद की रचना का क्षेत्र बताया गया है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय सेम टाइम दूसरी जगहों पर, अन्य स्थानों पर किस तरह का अलग विकास हो रहा था, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, यानी एक तरह से खामोश यानी चुपचाप एक तरह से रक्षा करने वाले खामोश प्रहरी जिनको हम कहते हैं, है ना। और कहानी महापाषाणों की, पाषाण यानी पत्थर, बड़े बड़े पत्थर के जो शिलालेख वगैरह हमको प्राप्त हुए हैं, उनकी कहानी, वो क्या कहानी प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले पृष्ठों के चित्रों को देखो, यानी अगले पृष्ठ में कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए बताया गया इसमें, ये देखिए, है ना, ये पत्थर हैं, ये देख लिए हम चित्र। अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण या पाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। महा का मतलब बहुत सीधा अर्थ होता है बड़ा। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, यानी कब्रों के आसपास, ऊपर नीचे या बगलों में जो पत्थर, साइडों में पत्थर लगाए जाते हैं, उन पत्थरों का यहाँ पर तात्पर्य है। ठीक है, यानी ये पत्थर दफन करने की जगह, ठीक है, दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीने से, बहुत तरीके से, है ना, एक तरह से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू, यानी जो पत्थरों के द्वारा, बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा, पाषाण खंडों के द्वारा जो कब्रें बनाने की जो प्रथा थी, चलन था, लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। ठीक है, यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी इन जगहों पर ये कब्र जो बनाने की जो प्रथा थी, रीति रिवाज था, ये यहाँ पर प्रचलित था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। यानी कुछ चित्रों को यहाँ पर दिखाया गया है ना, जो कुछ ऊपर दिखाई देते हैं ज़मीन से और कुछ ज़मीन के नीचे भी दबे पड़े हैं। ठीक है।
आगे देखिए, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, यानी ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये देखिए, ये दिखाया गया है, ये ऊपर वाला है। कैसा है? ऊपर वाला, ठीक है। और ये देखिए महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, यानी लोहे के सामान कब्रों से हमको प्राप्त हुए हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार, यानी कुछ सामान। ये देखिए तलवार वगैरह, ये कुल्हाड़ियाँ हमको प्राप्त हुई हैं। तो देखते हैं, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। गोल आकृति में पत्थरों को सजाया गया है, ऐसे अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है, एक पत्थर को सीधा खड़ा किया गया है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यानी कब्र के जो कब्र होती है उसके ऊपर ये एक तरह से प्रदर्शित करने के लिए संकेत चिन्ह बनाए गए हैं, है ना, जिनसे हमको पता लगता है कि इस जगह अंदर यहाँ पर क्या है, कब्रें हैं। ठीक है। महापाषाणों को निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करेंगे। गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये कार्य कब्रों में किए जाते थे। ठीक है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं, कुछ समानताएं बताई गई हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। यानी इनमें कुछ समानताएं भी हमको मिलती हैं। जैसे मृतक जो था, जब उसको कब्र में दफनाया जाता था तो उसके साथ, है ना, कुछ मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे कब्र में और उसके साथ उसको दफनाया जाता था। ठीक है। जिनमें देखिए काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। यानी जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, काले और लाल मिट्टी के। ठीक है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, यानी बर्तनों के साथ कुछ लोहे के औजार भी मिले हैं और हथियार भी प्राप्त हुए हैं। घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने, यानी ये इतनी सारी वस्तुएं हमको कब्रों में प्राप्त हुई हैं। ठीक है। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अगला बिंदु हम देखते हैं, लोगों की सामाजिक, यानी उस समय सामाजिक जो मान्यताएं थी उनमें भी भिन्नता होती थी, कैसे असमानताएं होती थी, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। यानी कब्रों में एक तरह से जो वस्तुएं पाई गई हैं नरकंकाल के साथ, वो वस्तुएं क्या थी, पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि यानी ये वो वस्तुएं हैं जो मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। यानी इन वस्तुओं का उस मरे हुए व्यक्ति ने एक तरह से उपयोग किया होगा। ठीक है। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, कहीं पर कम मिलती हैं, तो उसकी तुलना में दूसरी कब्र में कहीं वस्तुएं ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है। ब्रह्मागिरी को खोजो, ये मानचित्र 2 में हमको ब्रह्मागिरी को खोजना है। यहाँ एक व्यक्ति कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। यानी यहाँ पर एक ब्रह्मागिरी में एक व्यक्ति की कब्र प्राप्त हुई है जिसमें 33 संख्या में कितने 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ठीक है। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ ही मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यानी इन कब्रों में भी भिन्नताएं हमको प्राप्त हुई हैं। ठीक है। असमानताएं मिली हैं। यह दफनाएं लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। यानी इस बात से हमको ये पता लगता है कि समाज में उस समय बहुत सारी विभिन्नताएं विद्यमान थी, असमानताएं थी। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। यानी ये इतने सारे जो वर्ग थे इनका हमको कब्रों के माध्यम से पता लगता है। ठीक है। आगे देखिए, कुछ क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए होती थी। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो कुछ कब्रें थी
या कब्रगाहें, यानी कब्र जहाँ पर एक से अधिक कब्रें होती हैं, है ना, उनको कब्रगाहें कहते हैं। वो खास परिवारों के लिए एक तरह से, है ना, खास समुदाय के लिए होती थी। देखते हैं क्या है, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यानी एक ही कब्र में एक से अधिक लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। यानी इन साक्ष्यों से हमको यह पता लगता है कि ये एक ही परिवार के लोगों की कब्रें हैं जिनको अलग अलग समय दफनाया गया था। ठीक है, बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था, यानी एक तरह से दरवाज़ा, पोर्ट होल या छेद रखा जाता था जिनके माध्यम से और वहाँ ले जा करके उनको दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर लगाए या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, यानी उनके ऊपर कुछ गोलाकार आकृति पत्थरों की लगाई जाती थी या एक तरह से चट्टान का रूप पत्थरों को दिया जाता था, जिनसे उस स्थान का पता लग जाता था जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाने दोबारा आ सकते थे। यानी एक तरह से वो चिन्हित किए जाते थे स्थान, और वहाँ पर दोबारा लोगों को दफना के लिए व्यक्ति आ सकते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये देखिए इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, यानी मानचित्र 2 पृष्ठ 13। इनाम गांव को खोजना है, यानी उसमें हमको देखना है कि यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, एक नदी है, क्या है, भीमा, और उसकी एक सहायक नदी है, उपनदी जिसको हम कहते हैं घोड़, उसके किनारे एक जगह स्थान है। यह इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, यानी इतने वर्ष पहले यहाँ पर मानव जीवन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जवान अवस्था में वयस्क जो होता थे उस समय हो जाती थी, तो उसको दफनाने का जो तरीका बताया गया है कि सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। यानी कब्र का एक तरह से बताया गया है कि जब उसको दफनाया जाता था तो उसका जो सिर होता था मृतक का उत्तर दिशा की ओर होता था, और कई बार क्या करते थे, ये घरों के अंदर ही कब्र बना करके उनको दफना दिया जाता था। ठीक है, ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे, यानी कब्र में नर कंकाल के साथ कुछ खाने और पीने के बर्तन भी दफनाए जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे, यानी कब्र में सब को दफनाने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, यानी जो नरकंकालों के जो हम अध्ययन करते हैं वो हमें क्या बताते हैं, यानी क्या हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखते हैं हम, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है ना, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। यानी कंकाल से हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये छोटे बच्चे का है, लेकिन उसमें ये लड़के का है या लड़की का है ना, ये पहचाना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, क्या हम ये पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का, यानी इस बात का हम पता लग सकते हैं क्या? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाज़ा लगा देते हैं, यानी इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाते थे कि कब्र में जो कंकाल के साथ कुछ वस्तुएं मिलती थी उससे अंदाज़ा लगाते थे, है ना। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता। मान लो अगर कोई नरकंकाल मिला है ना कब्र में और उसके साथ गहने मिले हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जाता था, है ना, कि ये हो सकता है किसी महिला का नरकंकाल हो। ठीक है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे।
इन बातों के पक्के सबूत, पक्के प्रमाण हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस समय के जो व्यक्ति थे, लोग थे, वो भी बहुत सारे आभूषण पहनते थे। ठीक है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी स्त्रियों की उसकी हड्डियों की जांच है। यानी एक तरह से जो नरकंकाल, जो कंकाल होते थे, उनका स्त्री और पुरुष के रूप में पहचानने का जो सबसे बेहतर तरीका था वो क्या था? हड्डियों की जांच। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से बड़ा होता था। ठीक है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं। एक चरक जो है एक नाम था, और वे एक तरह से वैद्य हुए, डॉक्टर हुए हैं। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक संहिता नाम की किताब लिखी, जिसको चरक संहिता कहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी आज वर्तमान समय में एक मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां बताई जाती हैं, जबकि चरक ने बताया कि शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ठीक है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई होगी। यानी उन्होंने दांत वगैरह को भी अलग अलग गिन लिया होगा। ठीक है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, यानी जो गांव प्राप्त हुआ है उसमें लोग काम धंधे क्या क्या करते थे। देखिए, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को, यानी इतिहासकार जो पुरातत्वविद हैं, यानी अतीत के बारे में जो जानकारी के स्रोत इकट्ठा करते हैं, उनको देखिए गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं ना। ये बीज वहाँ पर उनको प्राप्त हुए हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा लगाया जाता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। यानी उस समय का जो मनुष्य था वो मांस का भक्षण भी किया करता था। ठीक है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। यानी इतने सारे जानवरों की हमको वहाँ पर हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित की जाती थी। यानी यहाँ पर ये पौधे एक तरह से उगाए जाते थे। ठीक है। आगे देखिए, अन्यत्र में क्या है, देखिए अन्य जगह का विवरण होता है उसके समकालीन, है ना। इसी के समकालीन अन्यत्र जगह पर एटलस में चीन को देखो, यानी जो मानचित्र होता है विश्व का, उसमें हमको चीन को देखना है। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यानी यहाँ पर हमको लेखन कला के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। ये देखिए, यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है। यानी लिखा किस पर गया है? जानवरों की हड्डियों पर। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र प्राप्त होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इन्हें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा कि शायद तुम भी सोच रहे होगे कि भविष्य वक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। यानी एक तरह से भविष्यवाणी करने का यहाँ पर एक काम होता था। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। यानी ये बताया गया है कि उस समय वहाँ पर लोहे का आविष्कार एक तरह से नहीं हुआ था। कांसे के बर्तन शामिल थे, एक तरह से कांसा वहाँ पर प्रचलन में था। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।